नमस्कार दोस्तों, इजीवे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तित्व पर्सनालिटी टॉपिक को जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे। व्यक्तित्व क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं व्यक्तित्व का अर्थ। व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग साधारण बातचीत के दौरान बहुतायत से किया जाता है। साधारण बातचीत में प्रयुक्त व्यक्तित्व शब्द किसी ऐसे गुण या विशेषता को इंगित करता है जिसे सभी व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करने तथा पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से विशेष महत्व देते हैं। जैसे हम कहें कि सुजीत का व्यक्तित्व अत्यंत मोहक है, एंथोनी मधुर व्यक्तित्व का है, असलम का व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक है, मंजू का व्यक्तित्व अजीब सा है, किरण का तो कोई व्यक्तित्व ही नहीं है। जैसे वाक्यांश आम बोलचाल के दौरान प्रायः सुनने को मिलते ही रहते हैं। यद्यपि सामान्य बोलचाल में व्यक्तित्व शब्द का उपयोग तो बहुतायत से किया जाता है, परंतु व्यक्तित्व शब्द को परिभाषित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। सामान्य अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। व्यक्तित्व शब्द के अंग्रेजी पर्याय यानी व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं का शाब्दिक अर्थ भी व्यक्ति के बाह्य गुणों या बाह्य आचरण को इंगित करता है। वस्तुतः अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है। यानी व्यक्तित्व का जो अंग्रेजी शब्द व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा। पर्सोना शब्द का अभिप्राय है उस पहनावे या वेशभूषा से था जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे। अतः पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति के बाह्य दिखावे मात्र को इंगित करता है। आइए हम व्यक्तित्व को वास्तव में व्यक्तित्व का क्या अर्थ होता है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों की देखते हैं, उसके बाद उन परिभाषाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है इसको समझते हैं। सबसे पहले गिलफोर्ड की एक परिभाषा है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। पर्सनालिटी इज एन इंटीग्रेटेड पैटर्न ऑफ ट्रेट्स। वुडवर्थ के शब्दों में व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। पर्सनालिटी इज द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। डेशिल महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन में अभिव्यक्त होता है। पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ बिहेवियर ट्रेंड्स मैनिफेस्टेड इन हिज सोशल एडजस्टमेंट। ड्रेवर महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के उस एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। विक तथा हंट के शब्दों में व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान इसकी समस्त विशेषताओं का योग है। G.W. आलपोर्ट की परिभाषा व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। सन 1937 में इन्होंने व्यक्तित्व की लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण व वर्गीकरण किया और निष्कर्ष निकाला कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम्स दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। एक बार G.W. आलपोर्ट के व्यक्तित्व की परिभाषा को पुनः देखते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करता है। आलपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई व्यक्तित्व की परिभाषा को हम समझते हैं। यह व्यक्तित्व के संबंध में 3 प्रमुख बातों को बताता है। पहला है व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। दूसरा, व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों ही प्रकार के गुण समाहित रहते हैं।
तीसरा, व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। व्यक्तित्व की प्रकृति के संगठनात्मक होने से तात्पर्य है कि व्यक्तित्व किसी एक गुण या गुणों के अलग अलग समूहों से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, वरन सभी गुणों के एकल मिले जुले या समन्वित रूप से अभिव्यक्त होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समग्र रूप है। व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष बताता है कि व्यक्तित्व कोई जड़ या स्थिर विशेषता नहीं है, बल्कि इसमें एक प्रकार की परिवर्तनशीलता तथा नम्यता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व कोई स्थायी विशेषता न होकर एक परिवर्तनशील विशेषता है। परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति तरह तरह से समायोजन करता रहता है, जिसके प्रभाव से उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है। व्यक्ति के तात्कालिक गुण ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सही सही प्रदर्शन करते हैं। व्यक्तित्व एक मनोशारीरिक तंत्र है, अर्थात इसमें न केवल शारीरिक गुण वरन मनोवैज्ञानिक गुण भी निहित रहते हैं। व्यक्ति के विभिन्न शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक गुण मिलाकर उसके व्यक्तित्व की रचना करते हैं। इस प्रकार से व्यक्तित्व के प्रत्यय में स्वास्थ्य, शारीरिक गठन, वेशभूषा, वाणी जैसे अनेक शारीरिक गुण तथा मैत्री भाव, परोपकार, समाज सेवा, बुद्धि, स्वभाव, चरित्र जैसे अनेकानेक मनोवैज्ञानिक गुण समाहित रहते हैं। केवल शारीरिक गुणों या केवल मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के संबंध में कुछ कहना व्यक्तित्व के अधूरे पक्ष को प्रस्तुत करना होगा। वास्तव में वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया के दौरान ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की अभिव्यक्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप वातावरण के साथ एक अनूठे ढंग से समायोजन करता है। समायोजन का यह अनूठा ढंग ही उस व्यक्ति का परिचायक होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहारों एवं विचारों की क्रियाशीलता एक्टिवेट बनाता है एवं निर्देशित करता है। सन 1961 में आलपोर्ट ने अपनी इस परिभाषा में संशोधन करते हुए अंतिम शब्दों अर्थात वातावरण के साथ अनूठा समायोजन, यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट को बदलकर विशिष्ट व्यवहार तथा विचार, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड थॉट कर दिया। इस संशोधन के द्वारा आलपोर्ट ने इंगित किया कि व्यक्तित्व केवल वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित नहीं करता, वरन व्यक्ति के पहचान बताने वाले उसके विशिष्ट व्यवहार एवं विचारों का निर्धारण भी करता है। व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। शरीर रचना के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को अनेक प्रकारों में बांटना जो है अनेक दृष्टिकोणों के आधार पर इसको बांटा गया है। जैसे शरीर रचना दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण है, मूल्य दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण है। अनेक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को बांटा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शरीर रचना दृष्टिकोण से व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। शरीर रचना दृष्टिकोण से व्यक्तित्व, क्रेचमर ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार इन्होंने माना है, लंबाकाय, सुडैलकाय और गोलकाय। क्रेचमर ने शरीर रचना कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू पॉइंट से व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। क्रेचमर महोदय ने लंबाकाय यानी एस्थेनिक, सुडौलकाय यानी एथलेटिक, गोलकाय यानी पिकनिक। लंबाकाय एथलेटिक, ऐसे व्यक्ति लंबे तथा दुबले पतले शरीर वाले होते हैं। ये दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं तथा अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। सुडौलकाय एथलेटिक, ऐसे व्यक्ति हुष्ट पुष्ट तथा स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। ये सामान्य व्यक्तित्व गुणों को रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तीसरा, गोलकाय पिकनिक, ऐसे व्यक्ति नाटे तथा मोटे होते हैं। ये सुख व दुख, क्रियाशील व निष्क्रिय, उत्साह व निरुत्साह आदि के बीच झूलते रहते हैं। कभी खुशी, कभी दुखी, कभी क्रियाशील, कभी निष्क्रिय, कभी उत्साही, कभी उत्साहविहीन रहते हैं। दूसरा है समाजशास्त्री प्रकार, सोशियोलॉजिकल टाइप्स। स्प्रेंजर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्तित्व के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। सैद्धांतिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, राजनैतिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व और कलात्मक व्यक्तित्व। मनोवैज्ञानिक प्रकार, साइकोलॉजिकल टाइप्स। जुंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल
टाइप्स में व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट, ऐसे व्यक्ति संकोची, लज्जाशील, एकांत प्रिय, मितभाषी, जल्द घबराने वाले, आत्मकेंद्रित, अध्ययनशील, आत्मचिंतक तथा असामाजिक प्रकृति के होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट, ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल, चिंता मुक्त, सामाजिक, आशावादी, साहसिक, आक्रामक तथा लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं। उभयमुखी एम्बिवर्ट, इस प्रकार के व्यक्तित्व में कुछ गुण अंतर्मुखी व्यक्ति के तथा कुछ गुण उभयमुखी व्यक्ति के। उभयमुखी एम्बिवर्ट व्यक्तित्व क्या होते हैं? इस प्रकार के व्यक्तियों में कुछ गुण अंतर्मुखी व्यक्ति के तथा कुछ गुण बहिर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। मूल्य दृष्टिकोण में मूल्यों के आधार पर स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व के 6 भागों में बांटा है। सैद्धांतिक थ्योरेटिकल, ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान की पिपासा होती है, ये अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों व विद्वानों को पसंद करते हैं। दूसरा है आर्थिक इकोनॉमिक, ऐसे व्यक्ति धन व भौतिक सुख के इच्छुक होते हैं तथा सदैव धन प्राप्ति की दिशा में क्रियाशील रहते हैं। तीसरा है धार्मिक रिलीजियस, ऐसे व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखने वाले, दैवी विपदाओं से डरने वाले तथा धार्मिक नियमों के अनुरूप कार्य करने वाले होते हैं। चौथा राजनीतिक पॉलिटिकल, ऐसे व्यक्ति राजनीतिक विचारों के होते हैं। ये सदैव राजनीतिक दांव पेचों में लिप्त रहते हैं तथा राजनीतिक पद प्राप्त के इच्छुक रहते हैं। सामाजिक सोशल, ऐसे व्यक्ति दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, त्यागी, परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये जनहित में अपने व्यक्तिगत हित का ध्यान नहीं रखते हैं एवं सदैव अन्यों की सहायता यानी दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। छठा है कलात्मक एस्थेटिक, ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के पुजारी होते हैं। इनमें ललित कलाओं, संगीत, काव्य, नृत्य, चित्रकला, प्राकृतिक सौंदर्य, बागवानी, सजावट आदि के प्रति विशेष लगाव होता है। भारतीय दृष्टिकोण से भी व्यक्तित्व को बांटा गया है। इंडियन व्यू ऑफ पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय दर्शन की सर्वोच्च रचना श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्तित्व के 3 गुणों यथा सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की चर्चा की गई है। गीता के अध्याय 14 के श्लोक 9 में कहा गया है, सत्वगुण व्यक्ति को सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण प्रमाद में लगाता है। इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण में पहला सात्विकी, ऐसे व्यक्तियों में सत्गुण की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, शांत, निर्मल, धार्मिक व सौम्य प्रभाव के होते हैं। दूसरा राजसी, ऐसे व्यक्तियों में रजोगुण की प्रधानता होती है। ये साहसी, वीर, दबंग तथा कामना व आसक्ति प्रवृत्ति से युक्त होते हैं। तामसी, ऐसे व्यक्तियों में तमोगुण की बहुलता होती है। ये प्रमादी, आलसी, क्रोधी तथा अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं होती हैं, जैसे शारीरिक गुण, मानसिक गुण, सामाजिक गुण, संवेगात्मक गुण, चारित्रिक गुण। शारीरिक गुण फिजिकल ट्रेट्स, आकर्षक रंग रूप, आकर्षक वाणी, सुगठित कदकाठी तथा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य आदि अच्छे व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं। मानसिक गुण उच्च स्तरीय बुद्धि, चिंतन शक्ति, तार्किक क्षमता, उत्तम विचार प्रक्रिया, अव्यक्त सामर्थ्य तथा सृजनशीलता आदि अच्छे व्यक्तित्व के कुछ आवश्यक मानसिक गुण हैं। तीसरा सामाजिक गुण सोशल ट्रेट्स, सामाजिकता, मैत्री भाव, समाज सेवा, परोपकार, दया, उत्तम समायोजन, नैतिकता आदि अच्छे व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक गुण हैं। चौथा है संवेगात्मक गुण, इमोशनल ट्रेट्स, उच्च आकांक्षा, उद्देश्यपूर्णता, दयालुता, संतोष, आशावाद, दृष्टिकोण, सांवेगिक स्थिरता, अहंकार व ईर्ष्या भाव से मुक्त आदि अच्छे व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख संवेगात्मक गुण हैं। चारित्रिक गुण उच्च नैतिक चरित्र, दृढ़ संकल्प शक्ति, ईमानदारी, निष्ठा भाव, समय की पाबंदी, देश प्रेम, सहिष्णुता, भातृत्व आदि अच्छे व्यक्तित्व के प्रमुख चारित्रिक गुण हैं।
व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें जैविकीय कारक बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं। जैविकीय कारक क्या होते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक अनूठी शारीरिक रचना के रूप में जन्म लेता है। जन्म के समय वह अनेक शारीरिक विशेषताओं से युक्त होता है, जो उसके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष बनाती है। इन शारीरिक गुणों की वजह से वह व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अन्य लोगों से भिन्न रहता है। व्यक्ति का रंग रूप, कद काठी, भार तथा स्वास्थ्य काफी सीमा तक जन्म के समय ही वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित हो जाते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के शारीरिक या जैविकीय गुणों के द्वारा उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास पर प्रभाव डालना है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन छोड़ती हैं। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, थाइमस, एड्रेनल आदि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा छोड़े जाने वाले हार्मोन्स की मात्रा आवश्यकता से कम या अधिक होने पर शरीर का समुचित विकास नहीं हो पाता है, जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्रभावित होता है। स्नायुमंडल भी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का संचालन काफ़ी हद तक स्नायुमंडल के सुचारू ढंग से कार्य करने पर निर्भर करता है। विभिन्न प्रकार के स्नायुविक रोग जैसे हकलाना, तुतलाना, हिस्टीरिया, बहरापन, शब्द अंधापन आदि व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। लिंग भेद, बुद्धि, मूल प्रवृत्तियां, विशिष्ट योग्यताएं जैसे जैविकीय कारक भी व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। वातावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर। वातावरणीय कारकों के अंतर्गत व्यक्ति के वातावरण से संबंधित सभी कारक आ जाते हैं। वातावरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण से अभिप्राय जलवायु, भूमि, कृषि उपजें, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता आदि से है। भौतिक वातावरण के कारण व्यक्ति की कद काठी, रंग रूप, स्वास्थ्य, रहन सहन की आदतों में काफ़ी अंतर आ जाता है। माँ के द्वारा गर्भ धारण करने के साथ ही गर्भस्थ शिशु पर अपने चारों ओर के वातावरण का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। माँ के द्वारा ली गई खुराक, मादक द्रव्य, किया गया श्रम तथा माँ की संवेगात्मक स्थिति का गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ता है। वह आने वाले वर्षों में भी बना रहता है। जन्म के उपरांत घर, गांव व शहर के भौतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। सामाजिक वातावरण से तात्पर्य व्यक्ति को उपलब्ध सामाजिक अंतरक्रिया की गुणवत्ता तथा संभावना से है। इसके अंतर्गत परिवार, पड़ोस, विद्यालय, जनसंचार साधन, धर्म तथा संस्कृति आदि आते हैं। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि सामाजिक वातावरण का प्रभाव जैविकीय वातावरण से कहीं अधिक पड़ता है। प्रमुख सामाजिक वातावरणों में जैसे परिवार का वातावरण कैसा है, पास पड़ोस कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है व्यक्ति की, विद्यालय का वातावरण कैसा है, जनसंचार का माध्यम कैसा है, धर्म व संस्कृति जैसे विभिन्न पहलू व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आइए विद्यालय के वातावरण को देख लेते हैं। विद्यालय को व्यक्तित्व के विकास का एक औपचारिक केंद्र माना जाता है। विद्यालय में बालक के द्वारा प्राप्त शैक्षिक तथा अन्य अनुभव व्यक्तित्व के विकास में सार्थक भूमिका अदा करते हैं। विद्यालय में छात्रों को अपने शैक्षिक, नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विकास करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। शैक्षिक कार्यक्रमों, वाद विवाद प्रतियोगिताओं, खेलकूद, अभिनय, सांस्कृतिक आयोजन में भाग लेने से अनुशासन, नेतृत्व, समूह भावनाओं, आत्माभिव्यक्ति, स्वाभिमान जैसे गुणों का विकास होता है। जनसंचार का माध्यम। वर्तमान युग में जनसंचार साधनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल साइट्स जैसे जनसंचार के साधन जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। मानव व्यक्तित्व भी इनके प्रभाव से अछूता नहीं है। जनसंचार के विभिन्न
साधन मानव व्यक्तित्व को प्रायः अपरोक्ष रूप से किंतु काफ़ी अधिक प्रभावित करते हैं। इनमें वर्णित विभिन्न कथानकों, अभिनेताओं के व्यवहारों व पोशाकों, रीति रिवाजों, दृष्टिकोणों, जीवन शैली आदि का बालक अंधानुकरण करते हैं। वर्तमान समय में छात्रों की असामाजिक, हिंसक व अलगाववादी प्रवृत्तियों का कारण काफ़ी सीमा तक इन्हीं जनसंचार साधनों के द्वारा प्रस्तुत अधकच्चा साहित्य या जानकारी है। धर्म व संस्कृति, रिलीजन एंड कल्चर, व्यक्तित्व के विकास में धर्म व संस्कृति का भी योगदान होता है। प्रत्येक धर्म की अपनी कुछ मूलभूत मान्यताएं होती हैं जिन्हें उस धर्म के अनुयायी दिल व दिमाग से स्वीकार करते हैं तथा उन्हीं के अनुरूप कार्य करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में जाकर सुने धार्मिक प्रवचनों का प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। सांस्कृतिक परंपराओं तथा रीति रिवाजों के प्रति आस्था का भाव भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। गुरु भक्ति, आज्ञा पालन, देश प्रेम, दया भाव, आदर भाव, कर्तव्य पालन, सहनशीलता, ईमानदारी जैसे गुण बालक काफ़ी सीमा तक अपने धर्म व संस्कृति से सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति के विकास में जैविकी तथा वातावरणीय दोनों ही प्रकार के कारकों का योगदान होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आइए सारांश देख लेते हैं। यद्यपि व्यक्तित्व शब्द का परंपरागत अर्थ बाह्य पहनावे या वेशभूषा से है, परंतु आधुनिक समय में व्यक्तित्व को विस्तृत अर्थ में परिभाषित किया जाता है। विस्तृत अर्थों में व्यक्तित्व से तात्पर्य व्यक्ति के समस्त शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक गुणों के उस गत्यात्मक संगठन से है जो उसका वातावरण से सामंजस्य बनाता है। व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्तित्व के कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है जो अपने अपने ढंग से व्यक्तित्व के प्रत्यय एवं मानव व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख सिद्धांतों में फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, शेल्डन तथा क्रेचमर के शरीर रचना सिद्धांत, आलपोर्ट तथा कैटल के शीलगुण सिद्धांत एवं मैस्लो तथा मुर्रे के मांग सिद्धांत प्रमुख हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियो में व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा विस्तार से की जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। फ्रायड ने इदम, अहम तथा पराअहम, अचेतन तथा अर्धचेतन अवस्थाओं एवं लैंगिक ऊर्जा लिबिडो की सहायता से व्यक्तित्व को स्पष्ट किया है। शेल्डन ने शरीर आकृति के आधार पर व्यक्तित्व को गोलाकृति, आयताकृति तथा लंबाकृति नामक 3 वर्गों में बांटा है, जबकि क्रेचमर ने इसी के आधार पर व्यक्तित्व को स्थूलकाय, सुडौलकाय तथा कृशकाय में वर्गीकृत किया है। आलपोर्ट ने सामान्यशील गुणों तथा व्यक्तित्वशील गुणों की सहायता से एवं कैटल ने प्राथमिक व्यक्तित्व कारकों की सहायता से व्यक्तित्व की विवेचना करने का प्रयास किया है। मैस्लो ने व्यक्तित्व की मांगों को 5 आरोही वर्गों में बांटकर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जबकि मुर्रे ने व्यक्ति की अंतर्निहित आवश्यकताओं के रूप में अपना व्यक्तित्व मांग सिद्धांत प्रस्तुत किया। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को कई प्रकारों से वर्गीकृत किया, जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी आदि। आकर्षक रंग रूप, सुमधुर वाणी, सुगठित कदकाठी, श्रेष्ठ व्यक्ति बुद्धि, चिंतन व तर्क शक्ति, सृजनशीलता, मैत्री भाव, सामाजिकता, सांवेगिक स्थिरता, नैतिक चरित्र आदि अच्छे व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख गुण हैं। मानव व्यक्तित्व को जैविकी तथा वातावरणीय दोनों ही प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व का मापन, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की विधियों को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। आत्मनिष्ठ विधियाँ होती हैं। पहला आत्मनिष्ठ विधियाँ सब्जेक्टिव मेथड्स, दूसरा वस्तुनिष्ठ विधियाँ ऑब्जेक्टिव मेथड्स और तीसरा प्रक्षेपी विधियाँ प्रोजेक्टिव मेथड। आत्मनिष्ठ विधियों में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, इंटरव्यू और जीवन इतिहास, केस स्टडी आते हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों में निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, परिसूची या प्रश्नावली, इन्वेंट्री और क्वेश्चनियर और
परिस्थिति परीक्षण आते हैं। वहीं प्रक्षेपी विधियों में प्रोजेक्टिव मेथड्स में साहचर्य तकनीकी, एसोसिएशन टेक्निक्स, रचना तकनीक, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, पूर्ति तकनीक, कंपटीशन टेक्निक, क्रम तकनीक, ऑर्डरिंग टेक्निक और अभिव्यक्त तकनीक, एक्सप्रेशन टेक्निक आते हैं। मानव प्राचीन काल से ही अपने साथियों व परिचितों के व्यक्तित्व का मापन करने का प्रयास करता रहा है। प्राचीन काल में व्यक्तित्व मापन के लिए अत्यंत अपरिपक्व विधियों जैसे आकृति विधि या हस्तरेखा विधि आदि को अपनाया जाता था। आधुनिक काल में मनोवैज्ञानिकों ने इन विधियों को अनुपयुक्त पाया और इसलिए इन्हें त्याग कर नवीन प्रमाणिक विधियों का विकास कर लिया है। व्यक्तित्व मापन की सभी विधियों को विद्वानों ने प्रायः 3 भागों में आत्मनिष्ठ विधियाँ, सब्जेक्टिव मेथड्स, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ऑब्जेक्टिव मेथड्स तथा प्रक्षेपी विधियाँ, प्रोजेक्टिव मेथड्स में वर्गीकृत किया है। व्यक्तित्व मापन की जिन विधियों में निर्णायकों के व्यक्तिगत विचार, पसंद नापसंद, रुचियाँ व पूर्व धारणाएं आदि मापन के परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधियाँ, सब्जेक्टिव मेथड्स कहते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत जीवन इतिहास, अवलोकन, साक्षात्कार आदि विधियाँ आती हैं। इसके ठीक विपरीत जिन विधियों द्वारा प्राप्त परिणाम निर्णायक के स्व के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, यानी उनके पसंद नापसंद से प्रभावित नहीं होते हैं, उन्हें व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियाँ कहते हैं, जैसे निर्धारण मापनी, समाज मिति, सूची परीक्षण तथा परिस्थिति परीक्षण आदि। व्यक्तित्व मापन की कुछ प्रमुख वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु, चित्र, वाक्य या कहानी का अर्थ लगाने या पूरा करने में अनजाने ढंग से अपने व्यक्तित्व को प्रक्षेपित करने के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, तो इसे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कहते हैं। इसके अंतर्गत रोशा मसलक्ष्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति कहानी परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण आदि आते हैं। व्यक्तित्व मापन की जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास आदि, इनसे प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता तथा वैधता भी प्रायः संदिग्ध रहती है। इसलिए इनका शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक मापन में अपेक्षाकृत सीमित प्रयोग किया जाता है। अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास प्रमुख आत्मनिष्ठ विधियां हैं। प्रक्षेपी विधियां निर्माण, प्रशासन तथा अंकन की दृष्टि से जटिल होती हैं, इसलिए इनका उपयोग भी प्रायः सीमित ही रहता है। निर्धारण मापनी, प्रश्नावली, परिसूची तथा परिस्थिति परीक्षण को व्यक्तित्व मापन के वस्तुनिष्ठ उपकरणों के रूप में बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। मापन की महत्वपूर्ण विधियों को संक्षेप में समझ लेते हैं। निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के गुणों का निर्धारण करने की यह विधि अत्यंत प्राचीन विधि है। निर्धारण मापनी का प्रयोग प्रायः यह जानने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपने साथियों अथवा अपने परिचितों के समक्ष अपने व्यक्तित्व के संबंध में क्या छवि या छाप इम्प्रेशन छोड़ता है। निर्धारण मापनी वास्तव में किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा, उसकी तीव्रता तथा बारंबारता के संबंध में अन्य व्यक्तियों के आकलन को प्राप्त करने का एक सरल साधन है। निर्धारण मापनी वास्तव में किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा, उसकी तीव्रता तथा बारंबारता के संबंध में अन्य व्यक्तियों के आकलन को प्राप्त करने का एक सरल साधन है। निर्धारण मापनी में निर्धारक रेटर किसी व्यक्ति के विभिन्न गुणों की मात्रा, तीव्रता अथवा बारंबारता का निर्धारण अपने विवेक के आधार पर करता है। व्यक्तित्व का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी अपनी विश्वसनीयता, वैधता तथा सुगमता के कारण काफी प्रचलित है। निर्धारण मापनी विधि का सूत्रपात मनोभौतिकी के क्षेत्र में फैंकनर के द्वारा किया गया था, परंतु गाल्टन को प्रथम निर्धारण मापनी के प्रकाशन का श्रेय दिया जाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व अथवा अन्य गुणों का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी को अध्यापकों, सहयोगियों, नियोक्ताओं, अभिभावकों, मित्रों
अथवा अन्य ऐसे व्यक्तियों जिनके साथ मापित किए जाने वाले व्यक्ति का घनिष्ठ संपर्क हो को दी जाती है। ये व्यक्ति जिन्हें निर्धारक रेटर्स कहते हैं संबंधित व्यक्ति के संबंध में अपनी अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। प्राय किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए अनेक निर्धारकों से विभिन्न गुणों का निर्धारण कराया जाता है, जिससे निर्धारण की वैधता तथा निष्पक्षता को बढ़ाया जा सके। निर्धारण मापनी की सहायता से विभिन्न प्रकार के गुणों जैसे नेतृत्व, सहयोग, समय की पाबंदी, नियमितता, ईमानदारी, संवेगात्मक नियंत्रण, अध्ययन आदतें, व्यक्तिगत सम्मोहन इत्यादि का मापन किया जा सकता है। निर्धारण मापनी 6 प्रकार की हो सकती है। चेकलिस्ट, आंकिक निर्धारण मापनी, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल, ग्राफिक निर्धारण मापनी, ग्राफिक रेटिंग स्केल, क्रमिक निर्धारण मापनी, रैंकिंग रेटिंग स्केल, स्थित निर्धारण मापनी, पोजिशनल रेटिंग स्केल, बाध्य चेतन निर्धारण मापनी, फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल। चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट की सहायता से किसी व्यक्ति में उपस्थित अथवा अनुपस्थित गुणों को ज्ञात किया जाता है। चेकलिस्ट में प्रायः कुछ कथन दिए जाते हैं जो मापे जाने वाले गुणों की उपस्थित अथवा अनुपस्थित का संकेत करते हैं। निर्धारक को किसी व्यक्ति के संबंध में यह निर्णय करना होता है कि चेकलिस्ट में दिए गए कथन उस व्यक्ति के संदर्भ में सही हैं अथवा गलत हैं। चेकलिस्ट में हाँ तथा नहीं के रूप में गुणों की उपस्थित या अनुपस्थित का निर्धारण किया जाता है। चेकलिस्ट को व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों ही रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। चेकलिस्ट में गुणों को व्यक्त करने वाले वाक्यांश या कथनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चेकलिस्ट को अधिक विभेदक बनाने के लिए निर्धारक रेटर को गुण की मात्रा अथवा कथनों के प्रति सहमत की सीमा को बताने के लिए भी कहा जा सकता है। जैसे बुद्धिमत्ता, बहुत अधिक, अधिक, सामान्य, कम, काफ़ी कम। जैसे विनम्रता की चेकलिस्ट बनानी है तो आप दे सकते हैं सदैव, प्रायः, यानी जिस व्यक्ति की विनम्रता हमें जाननी हो उसके बारे में चेकलिस्ट में कुछ पॉइंट देते हैं, जैसे सदैव, प्रायः, कभी कभी, बहुत कम, बिल्कुल नहीं। इसमें से रेटर को जो व्यक्ति के विशेष के व्यक्तित्व में पाता है किसी एक पर जो है चयन करना होता है। सृजनात्मकता, काफ़ी अधिक, पर्याप्त, कम, बहुत कम, बिल्कुल नहीं। आंकिक निर्धारण मापनी क्या होता है? न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। चेकलिस्ट की तरह से ही आंकिक मापन में भी गुणों के संबंध में कुछ कथन दिए जाते हैं, परंतु कथनों के संबंध में निर्धारक को हाँ अथवा नहीं के रूप में निर्णय नहीं देना होता, बल्कि कथनों के प्रति अपनी सहमति अथवा असहमत की मात्रा, इंटेंसिटी को कुछ अंकों की सहायता से अभिव्यक्त करना होता है। दूसरे शब्दों में निर्धारक किसी व्यक्ति के संदर्भ में कथनों से सहमत होने अथवा असहमत होने की सीमा को अंकों की सहायता से प्रकट करता है। प्रायः इन अंकों को 3, 5, 7 आदि के सातत्य कॉन्टिन्यूम पर क्रमबद्ध कर दिया जाता है, जिसमें प्रायः शब्द मध्य बिंदु को अर्थात शून्य स्थिति अथवा सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व गुण को व्यक्त करते हैं तथा ऋणात्मक अंक अर्थात -1, -2, -3 आदि औसत से कम को व्यक्त करता है, जबकि धनात्मक अंक प्लस, माइनस, +1, +2, +3 आदि औसत से अधिक को व्यक्त करता है। ऋण चिन्हों को समाप्त करने के लिए कभी कभी सभी अंक धनात्मक रखे जाते हैं, तब सबसे छोटा अंक निम्नतम को व सबसे बड़ा अंक उच्चतम को इंगित करता है। जैसे 5 बिंदु मापनी में 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः निम्नतम औसत से कम, सामान्य, सामान्य से अधिक व अधिकतम को इंगित करता है। आंकिक निर्धारण मापनी का एक उदाहरण देखते हैं। व्यक्तित्व मापनी, पर्सनालिटी रेटिंग स्केल। निर्देश दिए जाते हैं, जैसे इस मापनी के द्वारा हम आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।
इसमें कुछ कथन दिए गए हैं। आप प्रत्येक कथन को पढ़ें तथा सोचें कि यह कथन आपके लिए कितना सही है। अपने उत्तर को कथन के आगे अंकित 1, 2, 3, 4, 5 में से किसी एक पर घेरा बनाकर इंगित करना है। सदैव सही होने पर 5 का घेरा बनाएं, प्रायः के लिए 4 पर, कभी कभी के लिए 3 पर, बहुत कम के लिए 2 पर एवं नगण्य के लिए 1 पर घेरा बनाएं। अब जैसे निर्धारण मापनी में और ये भी निर्देशित कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि आपके उत्तर पूर्णतया गोपनीय रखे जाएंगे अतः अपनी वास्तविक प्रतिक्रिया को ही व्यक्त करें। गोपनीय रखने से क्या होता है, जो जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है वह बिना किसी तथ्य को छुपाए जो है अपने वास्तविक व्यक्तित्व को प्रकट करता है। जैसे पहला पॉइंट दिया जा सकता है कि मैं अपनी असफलताओं से निराश हो जाता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 अंकों में रेटिंग की जा सकती है। मैं दूसरों से अपने मन की बातें नहीं कह पाता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 के क्रम में कर सकते हैं। मैं अपने कार्य व्यवस्थित ढंग से करता हूँ। दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ। मैं विपत्ति में धैर्य से कार्य करता हूँ। त्रुटि हो जाने पर मुझे शर्म आती है। इसी तरह जो है व्यक्तित्व से संबंधित बहुत सारे पहलू जो होते हैं या विशेषताएं जो होती हैं व्यक्ति विशेष की, उसको हम वाक्य के रूप में लिख लेते हैं और इसके अनुसार जो है 5, 4, 3, 2, 1 जैसे अंक आवंटित कर दिए जाते हैं। जो रेटर होता है वह जो है उन अंकों को जो है उसमें से किसी एक अंक को जो वो उस व्यक्तित्व में पाता है उसमें जो है वो चिन्हित कर देता है गोला लगा करके। व्यक्ति स्वयं अपने जो है बारे में जो है आसानी से बातें बता सकता है या दूसरों के द्वारा भी निर्धारण मापनी की सहायता से जो है दूसरे के व्यक्तित्व का भी निर्धारण किया जाता है। ग्राफिक निर्धारण मापनी, ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या होता है? ग्राफिक मापनी वास्तव में आंकिक मापनी का ही एक परिवर्तित रूप है जिसमें सहमत असहमत की सीमाओं को बिंदुओं से प्रकट न करके एक क्षैतिज रेखा जो सहमत या असहमत के सातत्य की अभिव्यक्त होती है का उपयोग किया जाता है। निर्धारक इन क्षैतिज रेखाओं पर निशान लगाकर व्यक्ति के संबंध में अपने निर्णयों को बताता है। इन निशानों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को पता लगाते हैं। ग्राफिक मापने के प्रश्नों के कुछ उदाहरण जैसे सामाजिक, संकोची, सज्जन, दुर्जन, सक्रिय, निष्क्रिय। क्रमिक निर्धारण मापनी क्या होता है? क्रमिक मापनी के अंतर्गत निर्धारक को व्यक्ति में उपस्थित किसी गुण विशेष के संबंध में निर्णय नहीं देना होता है, वरन अनेक गुणों अथवा उपगुणों को किसी व्यक्ति के संदर्भ में एक क्रम में निर्धारित करना होता है। निर्धारक पहले यह निर्णय करता है कि किसी व्यक्ति में सूचीबद्ध गुण किस मात्रा में उपस्थित हैं तथा तदुपरांत गुणों की मात्रा के आधार पर वह इन गुणों को एक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। स्पष्ट है कि क्रमिक मापने की सहायता से व्यक्ति विशेष के संदर्भ में गुणों की सापेक्ष स्थिति को जाना जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक निर्धारण मापनी चित्र में दिखाई गई है जो कि क्रमिक निर्धारण मापनी का उदाहरण है। इसमें गुण दिए गए हैं, क्रम दिया गया है, गुण दिए गए हैं, क्रम दिया गया है। तो गुणों की लिस्ट दे दी गई जैसे दिया गया विनम्रता, साहस, बुद्धि, शंकालु, नैतिकता। इसमें जैसे 1, 2, 3, 4, 5 गुण जो है एक कॉलम में दे दिए गए हैं और क्रम दे दिया गया है। तो इनको हम क्रम से लगाने के लिए कहा जाएगा कि अपने अंदर आप सबसे अधिक गुण को किस गुण को पाते हैं उसको नंबर 1 पर लिख दीजिए और क्रम 1 दे दीजिए। उसके बाद क्रमशः जो है और सबसे कम गुण आप किस में अपने व्यक्तित्व में क्या देखते हैं या हम किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्धारित करवाना चाहते हैं देख करके, तो हम जो है व्यक्तित्व के बारे में जो है उससे या दूसरा व्यक्ति मान लिया कोई दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति अन्य पर्सन के व्यक्तित्व को जानना चाहता है, देख करके पता लगाना चाहता है उसके गुणों को, तो वो जो है उसके गुणों को देख करके जो है रेटिंग इस अनुसार कर सकता है। यह व्यक्ति स्वयं अपने अंदर क्या गुण देखता है स्वयं भी निर्धारित कर सकता है। अगला होता है स्थित निर्धारण मापनी, पोजिशनिंग रेटिंग स्केल। स्थित मापनी में किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा का मापन उनको स्थान सूचक मान जैसे दशांक, डेसिमल्स अथवा शतांक, परसेंटाइल्स प्रदान करके किया जाता है।
स्थिति मापनी के अंतर्गत निर्धारक को यह निर्णय करना होता है कि व्यक्ति विशेष में दिए गए गुणों की स्थिति किसी समूह के संदर्भ में क्या है। स्पष्ट है कि स्थिति मापनी की सहायता से निर्धारक किसी समूह के व्यक्तियों के संबंध में यह निर्धारित करता है कि उनका समूह में किसी गुण विशेष की दृष्टि से क्या स्थान है। अगला होता है बाध्य चयन मापनी, फोर्स्ड चॉइस स्केल्स। ये एमसीक्यू क्वेश्चन की तरह होते हैं जिसमें दिए गए विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करना की बाध्यता होती है। जैसे प्रश्नों की अवकाश के क्षणों में आप किस कार्य को करना अधिक पसंद करते हैं। पहला ईश्वर की पूजा करना, दूसरा विकल्प समूह समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं पढ़ना, तीसरा विकल्प खेलना और चौथा विकल्प है सोना। तो इसको बाध्यकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दिए गए विकल्प में से किसी एक विकल्प का ही चयन करना होगा। एक अन्य उदाहरण देख लें, जैसे लक्ष्य में सफल ना होने पर मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, दूसरा मेरे प्रयास में कमी थी, तीसरा ईश्वर की ऐसी इच्छा थी और चौथा ऑप्शन अन्यों ने मुझे धोखा दिया। तो या मैं समाचार पत्र में सबसे पहले पढ़ता हूँ, एक खेल समाचार, बी आर्थिक समाचार, सी रोजगार समाचार, डी राजनैतिक समाचार। तो ऐसे प्रश्नों में जो बाध्य मापनी होती है, फोर्स्ड चॉइस स्केल होती है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरह होती है और दिए गए विकल्पों में से जो है रेटर को किसी एक विकल्प का चयन करना होता है। यद्यपि निर्धारण मापनी का उपयोग व्यक्तित्व मापन के लिए बहुतायत से किया जाता है, विश्वसनीय तथा वैध मापन उपकरणों के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। फिर भी यदि निर्धारण मापनी की रचना उचित ढंग से ना की गई हो अथवा निर्धारकों का चयन उचित ढंग से ना किया जाए अथवा निर्धारण मापनी को सही ढंग से प्रशासित ना किया जाए तो इनसे प्राप्त परिणाम अविश्वसनीय तथा अवैध भी हो सकते हैं। अगला है परिसूची या प्रश्नावली, इन्वेंट्री और क्वेश्चनेयर। निर्धारण मापनी के प्रयोग से यह सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों रेटर्स के ऊपर अपने व्यक्तित्व के संबंध में किस प्रकार का छाप छोड़ रहा है। इसके विपरीत परिसूची अथवा प्रश्नावली के द्वारा व्यक्ति अपने बाह्य व्यवहार के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि परिसूची अथवा प्रश्नावलियों के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने स्वयं के व्यक्तित्व के संबंध में सूचनाएं प्रदान करता है तथा उसके द्वारा प्रदत्त इन सूचनाओं के आधार पर मनोवैज्ञानिक उस व्यक्ति के व्यवहार का आकलन करते हैं। परिसूची अथवा प्रश्नावली कथनों अथवा प्रश्नों का एक ऐसा संकलन होता है जिन पर प्रत्युत्तर के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपने व्यवहार के संबंध में सूचना प्रदान करता है। व्यक्तित्व परिसूची अथवा प्रश्नावली का प्रारंभ यद्यपि फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1880 में किया था, परंतु व्यक्तित्व मापन के लिए आर.एस. वुडवर्थ के द्वारा सन 1918 में बनाई गई व्यक्तित्व सूचना प्रपत्र पर्सनल डेटा शीट से व्यक्तित्व सूचियों व प्रश्नावलियों का वास्तविक प्रारंभ माना जाता है। सभी परिसूचियों का आधारभूत सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार तथा व्यक्तित्व कुछ न कुछ अंशों में उस व्यक्ति के शील गुणों का प्रकट रूप है तथा इन शील गुणों की मात्रा को उस व्यक्ति के प्रकट व्यवहार से जाना जा सकता है। शील गुणों से तात्पर्य व्यवहार के सामान्यीकृत रूप से है। शील गुण समान प्रकार की परिस्थितियों में एक ही प्रकार के व्यवहार को करने की तत्परता है। शील गुण को आदत से अलग समझना चाहिए। व्यक्ति में किसी कार्य को किन्हीं परिस्थितियों में करने की आदत हो सकती है, परंतु यदि वह आदत उसके समस्त तथा समान प्रकार की परिस्थितियों में परिलक्षित नहीं होती है तो उसे शील गुण नहीं कहा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेना के प्रयोग के लिए वुडवर्थ के द्वारा तैयार की गई व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र पर्सनल डेटा शीट के लिए विषय वस्तु वैधकरण विधि का प्रयोग किया गया है। विषय वस्तु वैधकरण की इस विधि में मापे जाने वाले शील गुणों से संबंधित समस्त संभव व्यवहारों को परिसूची में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। व्यक्तित्व प्रश्नावली पर्सनालिटी क्वेश्चनियर का एक उदाहरण है। जैसे कि प्रश्न दिए जाते हैं और
फिर उत्तर में कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे प्रायः, कभी कभी, कभी नहीं। जैसे है कि मैं असफलताओं से, प्रश्न है कि मैं असफलताओं से निराश हो जाता हूँ। उत्तर में प्रायः, कभी कभी, कभी नहीं। मैं गलती हो जाने पर परेशान रहता हूँ, प्रायः, कभी कभी, कभी नहीं। मुझे शास्त्रीय संगीत अधिक पसंद है, हाँ, अनिश्चित, नहीं। बहुत सी बातों में मैं स्वयं को परिपक्व समझता हूँ, सही, मालूम नहीं, गलत। इस प्रकार जो है व्यक्ति के गुणों से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो है प्रश्न बनाए जा सकते हैं और उनके उत्तर के विकल्प दिए जा सकते हैं, और व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तरों का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना जाता है। व्यक्तित्व परिसूचियों की कुछ परिसीमाएं भी हैं, जैसे कि परिसूची अथवा प्रश्नावली में व्यक्ति को अपने स्वयं के संबंध में ही विभिन्न सूचनाएं देनी होती हैं। ऐसी इस परिस्थिति में व्यक्ति कुछ वास्तविक बातों को अपने तक ही सीमित रखने का इच्छुक हो सकता है तथा गलत सूचनाएं दे सकता है। उदाहरणार्थ यौन व्यवहार संबंधी प्रश्नों का उत्तर देने में व्यक्ति संकोच का अनुभव करके गलत उत्तर दे सकता है। परिणामतः परिसूची के द्वारा प्रदत्त सूचनाएं त्रुटिपूर्ण हो जाएंगी। दूसरा, परिसूची में व्यक्ति आत्म अवलोकन के आधार पर सूचनाएं प्रदान करता है, इसलिए अचेतन अथवा अर्धचेतन स्थिति में किए गए व्यवहार अथवा इसके प्रभाव से निर्धारित होने वाले व्यवहारों तथा बहुत समय पूर्व किए गए परंतु विस्मृत व्यवहारों के संबंध में वह सही उत्तर नहीं दे सकता है। अगला, परिसूची में सम्मिलित प्रश्नों का उत्तर देते समय व्यक्ति सामाजिक वांछनीयता, सोशल डिजायरेबिलिटी से भी प्रभावित हो सकता है। सामाजिक दृष्टि से अवांछनीय गुणों को व्यक्ति अपने अंदर विद्यमान होना प्रायः स्वीकार नहीं करता है। परिसूची अथवा प्रश्नावली की सहायता से व्यक्तित्व का मापन करते समय व्यक्ति के द्वारा स्वयं में मौजूद बातायशील गुणों का पता चलता है, ना कि उसमें वास्तविक रूप से विद्यमान शील गुणों का। यानी व्यक्ति जो शील गुण स्वयं अपने अंदर बताता है उसी का पता चलता है, वास्तव में उसके अंदर क्या शील गुण है इसका पता नहीं चलता है। अगला है, परिसूची अथवा प्रश्नावली का उत्तर देने वाले सामान्य व्यक्ति होते हैं जो प्रश्नों में सम्मिलित किए गए तकनीकी शब्दों के अर्थ को समझने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न समझ सकते हैं। परिसूची अथवा प्रश्नावली का प्रयोग अशिक्षितों, छोटे बच्चों, मनोरोगियों अथवा अन्य भाषाभाषी व्यक्तियों के ऊपर करना संभव नहीं हो पाता है। अगला है, परिस्थिति परीक्षण, सिचुएशन टेस्ट। परिस्थिति परीक्षण का उपयोग जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में कार्यरत व्यक्ति के व्यवहार को जानने के लिए अथवा जीवन से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के ढंग को जानने के लिए किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के प्रति अपने विचारों को अभिव्यक्त करते समय अपने व्यक्तित्व को परिलक्षित कर देता है। इस प्रकार के परीक्षणों में व्यक्ति के सम्मुख कोई वास्तविक अथवा काल्पनिक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उस परिस्थिति में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहारों का मूल्यांकन उसके साथीगण अथवा निर्धारण करते हैं। परिस्थिति परीक्षणों में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के गुणों को अन्य व्यक्तियों के प्रति अपनी पसंद अथवा नापसंद के द्वारा अथवा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की विधियों के द्वारा अभिव्यक्त करता है। समाजमिति, सोशियोमेट्री तथा मनोनाटक, साइकोड्रामा परिस्थिति परीक्षण के दो प्रमुख उदाहरण हैं। समाजमिति विधियां, सोशियोमेट्रिक मेथड्स। समाजमिति विधि में किसी समूह के व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के प्रति की गई स्वीकृतियों, एक्सेप्टेंस अथवा अस्वीकृतियों, रिजेक्शंस के आधार पर समूह की सामाजिक संरचना को ज्ञात किया जाता है। समाजमिति वास्तव में पारस्परिक संबंधों को जानकर समूह के विभिन्न विधियों की स्थिति का ज्ञान करना है। इस विधि का फिर से देखते हैं इस लाइन को। समाजमिति वास्तव में पारस्परिक संबंधों को जानकर समूह के विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति का ज्ञान करना है। इस विधि का प्रतिपादन J.L. मोरिनो ने सन 1934 में किया था। प्रयोग की दृष्टि से यह विधि अत्यंत सरल है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा दृष्टि से समूह के किसी एक या अधिक व्यक्तियों के नाम बताता है। समूह के सभी सदस्यों से नाम ज्ञात करने के उपरांत विभिन्न व्यक्तियों की
पसंद का विश्लेषण करके समूह में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति तथा समूह का संगठन तथा समूह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तियों का ज्ञान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा के छात्रों से कहा जा सकता है कि वे अपने साथ बैठने के लिए प्रथम व द्वितीय पसंद बताएं, अथवा कक्षा मॉनिटर के लिए वे अपनी प्रथम व द्वितीय पसंद बताएं। व्यक्तित्व मापन के लिए भी समाजमिति विधियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। जैसे छात्रों से कहा जा सकता है कि वे अपनी कक्षा के उस छात्र का नाम बताएं जो किन्हीं दिए हुए व्यक्तित्व गुणों को रखता है। इसके लिए शब्दों, चित्रों, वर्ड पिक्चर्स की एक श्रृंखला तैयार की जा सकती है तथा समूह के प्रत्येक छात्र से कहा जा सकता है कि वे अपने समूह में विभिन्न शब्द चित्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का नाम शब्द चित्रों के आगे लिख दें। व्यक्तित्व के प्रत्येक शील गुण के दो विपरीत ध्रुवों को अभिव्यक्त करने के लिए दो शब्द चित्रों, प्रश्नों या कथनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो कभी भी शांत नहीं बैठ सकता तथा कक्षा में एक ऐसा छात्र है जो सदैव शांत रहकर अपना कार्य करता रहता है। शील गुण के विपरीत ध्रुवों को अभिव्यक्त करने के लिए कथनों के स्थान पर शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे शांत, अशांत अथवा कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य विमुख समूह के जितने भी व्यक्तियों के द्वारा किसी व्यक्ति को जिन शील गुणों के अनुरूप बताया जाता है वह संख्या उस व्यक्ति के शील गुणों की मात्रा को अभिव्यक्त करता है। समाजमित्र प्रपत्र पर छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों का विश्लेषण करके निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए समाजमिति तालिका, सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, समाजमिति आरेख, सोशियोग्राम व समाजमिति गुणांक, सोशियो इंडिकेस का सोशियोमेट्रिक इंडेक्सेस का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है मनोनाटक, साइकोड्रामा। व्यक्तित्व के अध्ययन तथा मनोचिकित्सा के क्षेत्र में मनोनाटक को एक उपयोगी विधि स्वीकार किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति को किसी दी गई परिस्थिति में किसी भूमिका का अभिनय करना होता है। मनोनाटक में दो या दो से अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं तथा यह इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के जीवन के किसी सार्थक परिस्थिति से संबंधित होता है। मनोनाटक की सहायता से व्यक्तित्व का मापन करने के लिए मनोनाटक का निदेशक तथा अन्य विशेषज्ञ व्यक्ति के द्वारा किए जा रहे अभिनय का सूक्ष्म अवलोकन एवं विश्लेषण करते हैं तथा जिसके आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। मनोनाटक के लिए अनेक विभिन्न परिस्थितियों को चुना जा सकता है। परिस्थितियों का चयन काफ़ी हद तक मनोनाटक में सम्मिलित किए जाने वाले व्यक्तियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ सामाजिक स्थिति, आर्थिक समस्याओं, पारिवारिक संबंधों, आकांक्षा आदि विचारों की सहायता से मनोनाटकों का आयोजन किए जा सकते हैं। मनोनाटक का कुछ परिवर्तित रूप सामाजिक नाटक, सोशियो ड्रामा कहलाता है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि इनके उद्देश्य में है। मनोनाटक जहाँ समायोजन संबंधी समस्याओं से अधिक संबंधित है, वहीं सामाजिक नाटक समूह संरचना तथा समूह मूल्यों आदि से संबंधित है। मनोनाटक विधि का प्रतिपादन सन 1946 में हो जाने के बाद भी मनोनाटक अधिक प्रचलित नहीं हो पाया। इसके दो मुख्य कारण हैं। प्रथम, पर्याप्त समय तथा विशेषज्ञों की अनुपलब्धता जैसी दृष्टियों से मनोनाटक कुछ कम व्यवहारिक हैं। द्वितीय, मनोनाटक विधि की वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता तथा वैधता के संबंध में स्पष्ट प्रमाणों का अभाव है। प्रक्षेपी विधियां, प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रक्षेपी प्रविधियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्ति के अचेतन को जानना है। प्रक्षेपण से अभिप्राय अचेतन को जानने की उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, दृष्टिकोण, संवेगों, गुणों, आवश्यकताओं आदि को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से अभिव्यक्त कर देता है। प्रक्षेपी प्रविधियों में व्यक्ति के सम्मुख किसी उद्दीपक परिस्थिति को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को इस बात के अवसर दिए जाते हैं कि वह अपने विचारों, दृष्टिकोणों, संवेगों, गुणों, आवश्यकताओं आदि
को उस परिस्थिति में आरोपित कर सके। प्रक्षेपण प्रविधि में प्रयुक्त उद्दीपन असंरचित होते हैं तथा इनकी प्रतिक्रियाएं सही या गलत ना होकर व्यक्ति की सहज व्याख्याएं या रचनाएं होती हैं। प्रक्षेपी प्रविधियों में व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर प्रक्षेपी प्रविधियों को निम्नलिखित 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है। साहचर्य प्रविधियां, एसोसिएशन टेक्निक्स, रचना प्रविधियां, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, पूर्ति प्रविधियां, कंपटीशन टेक्निक्स, क्रम या पसंद प्रविधियां, ऑर्डरिंग और चॉइस टेक्निक्स, अव्यक्त प्रविधियां, एक्सप्रेशन टेक्निक। साहचर्य प्रविधि में व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत उद्दीपकों से संबंधित कोई प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी होती है। प्रस्तुत किए गए उद्दीपकों के आधार पर साहचर्य तकनीक भी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे शब्द साहचर्य तकनीक, चित्त साहचर्य तकनीक, वाक्य साहचर्य तकनीक, जिनमें क्रमशः शब्दों यानी शब्द साहचर्य तकनीक में शब्दों का प्रयोग, चित्त साहचर्य तकनीक में चित्रों का प्रयोग और वाक्य साहचर्य तकनीक में वाक्यों को उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उन पर व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जाती हैं। रचना प्रविधि में व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत उद्दीपकों के आधार पर कोई नवीन रचना तैयार करने के लिए कहा जाता है, जैसे किसी उद्दीपक के आधार पर कहानी लिखवाकर या चित्र बनवाकर इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। पूर्ति प्रविधि के अंतर्गत किसी अधूरी रचना को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति से उस अधूरी रचना को पूर्ण करने के लिए कहा जाता है। वाक्य पूर्ति, कहानी पूर्ति तथा चित्र पूर्ति इस तकनीकी के प्रयोग के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। क्रम प्रविधि में व्यक्ति के सम्मुख कुछ शब्द, कथन, विचार, भाव, चित्र, वस्तुएं इत्यादि प्रस्तुत की जाती हैं तथा उससे उन वस्तुओं को अपने पसंद नापसंद के अनुरूप किसी क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाता है। अव्यक्त प्रविधि के अंतर्गत व्यक्ति को अपने सम्मुख प्रस्तुत किए गए उद्दीपनों पर अपनी प्रतिक्रियाएं मनचाहे तथा स्वतंत्र रूप में अभिव्यक्त करनी होती हैं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों में प्रमुखता से रूटसाक का मस्य लक्ष्य परीक्षण, रूटसाक इंक ब्लॉक टेस्ट तथा मर्रे का प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, मरेज थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट प्रक्षेपी प्रविधि के अनुप्रयोग के सर्वाधिक प्रचलित रूप हैं। इनके अतिरिक्त बाल अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, कैट, CAT, शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, मोजाइक परीक्षण, मोजाइक टेस्ट आदि शाब्दिक पूर्ति परीक्षण, वर्बल कंपटीशन टेस्ट, ड्राई मैन आदि परीक्षणों के द्वारा भी व्यक्तित्व की प्रक्षेपी प्रविधियों का प्रयोग करके व्यक्तित्व को मापा जाता है। प्रक्षेपण वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत में अपनी दमित मानसिक प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है। कुछ प्रमुख प्रक्षेपण विधियां निम्नलिखित हैं। स्याही के धब्बा परीक्षण, हरमन रोड्सा स्याही के धब्बे पर आधारित सन 1921 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोड्सा ने एक प्रक्षेपण निर्माण किया जो आगे चलकर रोड्सा परीक्षण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान समय में यह परीक्षण व्यक्तित्व मापन का एक अत्यंत उपयोगी उपकरण समझा जाता है। रोड्सा परीक्षण द्वारा व्यक्ति में संज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक पक्षों का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जाता है। इस परीक्षा में 10 कार्ड होते हैं जिन पर 5 कार्ड काले तथा सफ़ेद, 3 कार्डों पर रंग बिरंगे धब्बे, 2 कार्डों पर काले तथा भूरे धब्बे होते हैं। इन 10 कार्डों पर 1 से लेकर 10 तक के अक्षर अंकित होते हैं। सभी कार्ड अनिर्देशित तथा व्यक्तिगत परीक्षण कार्डों पर बने स्याही के धब्बे से विभिन्न वस्तुओं, मानव तथा वस्तुओं के चित्रों की अनुभूति होती है। जैसा कि चित्र में एक स्याही धब्बा का परीक्षण का दिखाया गया है। इसमें स्याही के एक धब्बे बने हुए हैं जिसमें जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व परीक्षण करना होता है उसको इस स्याही के धब्बे को दिखाया जाता है। तो व्यक्ति जो है उससे पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। तो व्यक्ति अपने अचेतन मन में दमित इच्छाओं के आधार पर व्यक्तित्व
के गुणों को बताता है, यानी वो बताता है कि उसको क्या इस चित्र में दिखाई दे रहा है। उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है और व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। मस्य लक्ष्यों यानी स्याही के धब्बों की सहायता से व्यक्तित्व का मापन करने की तकनीकी के पीछे उसकी मान्यता थी कि व्यक्ति का कोई भी कार्य उसके व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति होता है तथा यदि यह कार्य अपरंपरागत उद्दीपक परिस्थितियों से संबंधित है जिसमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगतता को सप्रयास छिपा नहीं सकता, तो ऐसे कार्य उसके व्यक्तित्व को उतना ही अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। रोर्सा मस्य लक्ष्य परीक्षण रोर्साक इंक ब्लॉक टेस्ट में कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से प्रत्येक पर एक सम्मित मस्य लक्ष्य इंक ब्लॉक बना होता है। 5 कार्डों पर काले सफ़ेद, 2 कार्डों पर काले सफ़ेद व लाल रंग के तथा 3 कार्डों पर कई रंग में मस्य लक्ष्य बन सकते हैं। कार्ड संख्या 1, 4, 5, 6 व 7 पर काले सफ़ेद, कार्ड संख्या 2 व 3 पर काले सफ़ेद व लाल रंग में तथा कार्ड संख्या 8, 9 व 10 पर कई रंगों में मस्य लक्ष्य बने होते हैं। ये कार्ड एक एक करके एक निश्चित क्रम में व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तथा पूछा जाता है कि मस्य लक्ष्य में उसे क्या दिखाई दे रहा है। यह मस्य लक्ष्य किस आकृति जैसा लग रहा है या मस्य लक्ष्य में उसे क्या आभास हो रहा है। व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तरों के विश्लेषण के आधार पर उसके व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है। रोसा ने मस्य लक्ष्य परीक्षण के प्रशासन के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया था तथा कार्डों के लिए प्रतिक्रियाओं की कोई निश्चित संख्या भी निर्धारित नहीं की। परीक्षार्थी जितने भी अधिक से अधिक प्रतिक्रियाएं देना चाहे दे सकता है। परीक्षक को कार्डों के संबंध में परीक्षार्थी के व्यवहार के विभिन्न पक्षों का अक्षरशः लेखन करना होता है। व्यक्ति के द्वारा दिए गए उत्तरों के विश्लेषण के आधार पर उसके व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष ज्ञात किए जाते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट TAT। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT प्रक्षेपी ढंग से व्यक्तित्व मापन करने की एक अन्य प्रसिद्ध विधि है। इसकी रचना सन 1935 में CD मॉर्गन तथा HA मुरे ने की थी। इस परीक्षण की आधारभूत मान्यता है कि जब व्यक्ति के सम्मुख कोई अस्पष्ट सामाजिक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उससे उस परिस्थिति के अनुरूप कोई कल्पनात्मक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो उस कहानी के विभिन्न पात्रों के द्वारा वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त कर देता है। कहानी के कथानक से उस व्यक्ति की आवश्यकताओं, चिंताओं, इच्छाओं, विचार प्रक्रियाओं, परिपक्वता स्तर, आत्म प्रतिमा, सामाजिक समायोजन, दृष्टिकोण आदि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं, जिनमें से 30 कार्डों पर अस्पष्ट व काले सफ़ेद रंग से चित्र बने होते हैं, जबकि एक कार्ड सादा होता है। प्रयोज्यों की आयु तथा यौन भेद के आधार पर 31 कार्डों में से 20 कार्डों का चयन कर लिया जाता है। प्रयोज्यों को ये कार्ड एक एक करके दिखाए जाते हैं तथा उनसे कहा जाता है कि कार्ड में दिखाए गए दृश्य को ध्यान से में रखकर वह कोई छोटी सी कहानी बनाएं। प्रत्येक कार्ड के लिए अलग अलग कहानी बनानी होती है तथा प्रायः प्रत्येक कहानी के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। कहानी बनाते समय प्रयोज्य को 4 बातों का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। चित्र में दिखाई गई घटना में पहले क्या बातें घटित हुई होंगी, इस समय चित्र में क्या घटित हो रहा है, चित्र में दिखाए गए पात्र क्या सोच व अनुभव कर रहे हैं, इसका अंत क्या होगा। अंत में खाली कार्ड दिया जाता है तथा प्रयोज्य से कहा जाता है कि वह इस पर जो भी चित्र चाहे सोचे अथवा उस पर कहानी बनाए। कहानी प्रयोज्य से लिखाई भी जा सकती है तथा बोलकर सुनी भी जा सकती है। अंतर तथा विश्लेषण प्रयोज्यों के द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर उनके उत्तरों का विश्लेषण करते हैं
जैसे कहानी का नायक कौन है तथा किसके साथ प्रयोज्य ने स्वयं का आत्मीकरण किया है। दूसरा, कहानी के नायक की आवश्यकताएं, प्रवृत्तियां तथा भावनाएं क्या हैं। तीसरा, वातावरण में कौन कौन से दबाव दर्शाए गए हैं। कहानी के नायक तथा वातावरण की अंतरक्रिया के फलस्वरूप क्या परिणाम आ रहे हैं। कहानी का क्या प्रसंग है, अर्थात नायक की आवश्यकताओं की वातावरणीय दबाव से तथा किस प्रकार की अंतरक्रिया होती है। यह वास्तव में पूर्ववर्ती चारों बिंदुओं का संश्लेषण है, जिसमें विभिन्न बातों का परस्पर संबंध रूप से देखा जाता है। बैलक ने 10 प्रवृत्तियों के आधार पर टीएटी की कहानियों के विश्लेषण करने का प्रयास किया। कहानी का मुख्य सार या प्रसंग, मुख्य नायक, नायक की मुख्य आवश्यकताएं तथा चालक, वातावरण का प्रत्यक्षीकरण, देखी बातें तथा उनके प्रति प्रतिक्रिया, प्रमुख अंतर्द्वंद, चिंता का स्वरूप, मुख्य सुरक्षात्मक उपाय, अहम संगठन, परिणामों का सारांश। समस्त कहानियों का विश्लेषण करने के परिणामों को सारांश रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उनकी व्याख्या की जाती है। प्रयोज्य के द्वारा विभिन्न कहानियों में प्रयुक्त कथानकों की प्रकृति, पात्रों के यौन भेद, वातावरणीय दबाव, सामाजिक संबंधों का निरूपण, कथानक के सुखांत दुखांत होने आदि के आधार पर उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं की व्याख्या की जाती है। रोर्सा परीक्षण तथा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में मुख्य अंतर इस बात का है कि रोर्सा परीक्षण की सहायता से व्यक्तित्व की संरचना तथा संगठन की जानकारी करने का प्रयास किया जाता है, जबकि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से व्यक्तित्व के गुणों को ज्ञात करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में एक कार्ड सादा होता है, इसलिए जो परीक्षा में विकल्प दिए जाते हैं तो 30 वाला जो विकल्प होता है वो सत्य माना जाता है। इन 30 चित्रों में से 10 पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं। यानी पुरुषों के लिए 10 चित्रों का प्रयोग करते हैं, स्त्रियों के लिए 10 चित्रों का, और पुरुष और स्त्रियों जो दोनों के लिए 10 चित्रों का। इस प्रकार कुल 30 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति या स्त्री का परीक्षण लिया जाता है तो 20 कार्ड की आवश्यकता होती है। बालक अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट, CAT, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, चिल्ड्रन एपर्सेप्शन टेस्ट, CAT। बालक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण सन 1948 ईस्वी में लियोपोल्ड बैलक ने किया। TAT सामान्यतः 14 वर्ष से अधिक आयु के बालकों के व्यक्तित्व की माप करती है, जबकि बैलक ने 3 से 11 वर्ष की आयु के बीच बालकों के व्यक्तित्व की माप करते हुए CAT का निर्माण किया। इस परीक्षण में 10 चित्र होते हैं। कार्ड पर बने चित्रों को देखकर बालक से उसका कथानक पूछा जाता है। इस परीक्षण में 10 चित्र होते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में जानवरों के व्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यक्तित्व की संरचना, समायोजन, समस्याओं, व्यवहारिक विकृतियों, तनावों, चिंताओं, प्रेरणाओं तथा प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन करने के लिए लियोपोल्ड बैलक ने वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण SAT का निर्माण किया। यह परीक्षण 50 वर्ष या अधिक आयु के प्रौढ़ों के लिए अधिक उपयुक्त है, परंतु कम आयु के व्यक्तियों पर भी इसका प्रयोग संतोषजनक ढंग से किया जा सकता है। इस परीक्षण में कुल 16 कार्ड होते हैं, जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमि में कुछ मानवीय व्यवहार एवं परिस्थितियां दिखाई गई हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT, चाइल्ड एपर्सेप्शन टेस्ट तथा वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण SAT, इन तीनों का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा किया गया है। डॉक्टर उमा चौधरी द्वारा सन 1960 में किए गए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण के भारतीय अनुकूलन में 14 कार्डों का प्रयोग किया। इन 14 कार्डों में से 9 कार्ड सभी के लिए, 2 कार्ड पुरुषों व लड़कों के लिए, 2 कार्ड महिलाओं व लड़कियों के लिए हैं तथा एक अतिरिक्त कार्ड है प्रयोज्य के लिंग भेद के अनुरूप। इन 14 कार्डों में से 11 कार्डों का चयन कर लिया जाता है। बालक अंतर्बोध परीक्षण CAT का भारतीय अनुकूलन भी सन 1960 में डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा
किया गया था। इसके भारतीय अनुकूलन में भी मूल सीएटी के समान 10 कार्ड होते हैं। वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण का भारतीय अनुकूलन सन 1978 में किया गया। इसके भारतीय अनुकूलन में भी मूल सीएटी टीएटी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के समान ही, माफ कीजिएगा लाइन फिर देख लें, जो वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण का भारतीय अनुकूलन सन 1978 में किया गया और इसके भारतीय अनुकूलन में भी मूल एसएटी के समान ही 10 कार्ड हैं। आइए सारांश देख लेते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियों को 3 भागों आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां तथा प्रक्षेपी विधियों में बांटा जा सकता है। आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार व जीवन इतिहास विधियां आती हैं। वस्तुनिष्ठ विधियों में निर्धारण मापनी, परिसूचियां, प्रश्नावली व परिस्थिति परीक्षण आते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। निर्धारण मापनी से यह ज्ञात किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर अपने बारे में क्या छाप छोड़ रहा है। निर्धारण मापनी 6 प्रकार की हो सकती है: चेकलिस्ट, आंकिक मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी, स्थित मापनी तथा बाध्य चयन मापनी। परिसूची अथवा प्रश्नावली की सहायता से व्यक्ति से स्वयं के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। परिसूची अथवा प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों के समूह होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार, आदत आदि के संबंध में सूचनाएं प्रदान करता है। परिस्थिति परीक्षण का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये वास्तव में अर्धसंरचित प्रकार के परीक्षण होते हैं। परिस्थिति परीक्षणों के 2 प्रमुख उदाहरण समाजमिति और मनोनाटक हैं। प्रक्षेपण को व्यक्तित्व मापन की एक महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। प्रक्षेपण में व्यक्ति के सम्मुख किसी असंरचित उद्दीपन को प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर दी गई प्रतिक्रिया का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों को उनमें प्रयुक्त प्रतिक्रिया प्रविधि के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है: साचर प्रविधि, रचना प्रविधि, पूर्ति प्रविधि, क्रम प्रविधि तथा अव्यक्त प्रविधि। हरमन रोसा के द्वारा विकसित मसलक्ष्य परीक्षण तथा हेनरी मुर्रे के द्वारा तैयार किया गया प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण 2 सर्वाधिक प्रचलित प्रक्षेपीय परीक्षण हैं। रोसा मसलक्ष्य परीक्षण में 10 कार्ड होते हैं जिनमें से प्रत्येक पर स्याही के सममित धब्बे बने होते हैं। 5 धब्बे काले रंग में, 2 धब्बे 2 रंगों में तथा 3 धब्बे अनेक रंगों में बने होते हैं। व्यक्ति को ये कार्ड एक एक करके एक निश्चित क्रम में दिखाए जाते हैं तथा धब्बे में उसे क्या दिखाई दे रहा है या किस चीज़ का आभास हो रहा है या उससे पूछा जाता है। व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को उनकी स्थिति निर्धारक विषय वस्तु व मौलिकता के आधार पर विश्लेषित किया जाता है तथा इस आधार पर उसके व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मर्रे प्रासंगिक अंतर परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं जिनमें से 30 कार्डों का उपयोग किया जाता है। एक कार्ड सादा होता है जबकि 30 कार्डों पर चित्र बने होते हैं। व्यक्ति की आयु व यौन भेद के आधार पर प्रायः 20 अथवा इससे कम कार्डों का चयन करके प्रयोजक को एक एक करके क्रम में ये कार्ड दिखाए जाते हैं तथा उससे कहा जाता है कि प्रत्येक कार्ड पर एक छोटी सी कहानी बनाओ। खाली कार्ड सबसे अंत में दिया जाता है। प्रयोज्य खाली कार्ड पर स्वयं ही चित्र सोचता है अथवा उस पर कहानी बनाता है। कहानियों का विश्लेषण करके व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। लियोपोल्ड बैलक ने बालकों के लिए बालक अंतर्बोध परीक्षण तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया। ये दोनों परीक्षण क्रमशः 3 से 10 वर्ष के लिए, यानी जो बालक अंतर्बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष के लिए और 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण विकसित किया। डॉक्टर उमा चौधरी ने टीएटी, सीएटी व एसएटी परीक्षणों का भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन किया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसका सेकंड पार्ट यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित वीडियो लेकर हम
जल्द ही उपस्थित होंगे। अगर आपको यह सामग्री परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगी हो, सार्थक लगी हो, तो हमारे चैनल इजी वे लर्निंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।